नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे YouTube चैनल पर जितनी भी भूगोल से संबंधित वीडियो आ रही थी जिसमें हम प्रश्नों को हल कर रहे थे, लेकिन अभी हमने पहला ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास शुरू की है जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है, जिसका नाम रखा गया है एक नज़र और भारत कवर। भारत से संबंधित सभी विषयों पर, जैसे मिट्टी हो या नदियाँ तंत्र हो, पहाड़ पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, इन सभी से संबंधित अलग अलग वीडियो को हम बात करेंगे। ये भारत से संबंधित पहली वीडियो है जिसका जो कि भारत के सामान्य परिचय से जो कि भारत का सामान्य परिचय से है। तो हम शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। और ये भारत का नक्शा है, यानी कि मैप है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर को नया बनाया गया था। उससे पहले चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, दादर नागर हवेली और अंडमान निकोबार पहले से जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को घोषित किया। तो अभी कुल मिला के भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दादर नागर हवेली और दमन दीव को अब शामिल कर दिया गया है, तो वो एक ही अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। बाकी का 28 राज्य हैं। और तो आगे देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक स्थित एक उपमहाद्वीप है। तो भारत से संबंधित पहला प्रश्न अगर कहीं पूछा जाता है तो यह पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उसके बाद देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक उपमहाद्वीप क्या है। पहले समझते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अगर पृथ्वी को हम ऐसे गोल, ये पृथ्वी है, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो अब ऊपर के हिस्से में अगर हम इसको 2 भागों में ये विभाजित किया है, 2 भागों में, और इसको हम वर्टिकली यानी कि सीधे सीधे इस तरीके से अगर हम विभाजित कर दें तो भारत जो है इस वाले गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो भारत नॉर्थ और ईस्ट साइड में स्थित है। भारत किस में स्थित है? नॉर्थ और ईस्ट में। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम एशिया महाद्वीप का, अगर हम विश्व के नक्शे को इस तरीके से विभाजित कर दें, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका, ये एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, इसको हम इस तरीके से विभाजित करते हैं। ये इक्वेटर जो है अफ्रीका से होकर जाती है इक्वेटर। तो ये वाला जो हिस्सा है, एशिया को भी जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, सेंट्रल एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। और भारत से संबंधित जितने भी देश हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, उन सबको हम दक्षिणी एशिया में शामिल करते हैं, इसलिए उसको जो है दक्षिणी भाग में गिना जाता है। उपमहाद्वीप से संबंधित इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत जो है एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी संस्कृति है, और इस वजह से भी जो है इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार यानी कि ये इस तरीके, लैटिट्यूड, अक्षांशीय विस्तार जो लेटा हुआ है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली है, लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड यानी कि जो खड़ा वाला है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड। इसको हम एक मैप के जरिए से सीखेंगे। ऐसे अगर हम याद करते हैं 8 डिग्री, अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश यानी कि ये वाले, ये इस तरीके से, इसलिए इसे अक्षांश कहें। उत्तरी इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ में शामिल है। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी इसलिए था क्योंकि हमने अगर ऐसे देखा था
भारत को हम इस तरीके से विभाजित करते हैं तो ये नॉर्थ और ईस्ट में शामिल है, ये इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, तो भारत इस वाली दिशा में शामिल है, इसलिए इसको उत्तर पूर्वी दिशा में, यानी कि अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो ये उत्तरी है ऐसे उत्तर में, और पूर्वी यानी कि अगर देशांतर की बात करते हैं तो ये पूरब वाले हिस्से में आता है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड और ये नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कितना है पूर्वी देशांतर क्या है 68 से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन ये 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है ये मुख्य भूमि का, अगर हम भारत के नक्शे को इस तरीके से देखें, भारत के नक्शे को हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करें, ये ऐसे भारत का नक्शा है, तो यहाँ कन्याकुमारी है, ऊपर वाला पॉइंट कन्याकुमारी है वो कश्मीर है, और नीचे वाला कन्याकुमारी है, इधर गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। ये पूरा हिस्सा जो है केवल स्थलीय है, यानी कि ये पूरा मिट्टी का हिस्सा है या लैंड पार्ट है ये वाला पूरा। तो भारत जो है लैंड पार्ट से यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इधर से और इधर वाले हिस्से से तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से है, लेकिन भारत में इसी से नीचे कुछ अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप स्थित हैं, इस तरीके से यहाँ पे कुछ लक्षद्वीप और के कुछ द्वीप स्थित हैं, लेकिन वहाँ पर इनका अक्षांश बदल जाता है। अगर कोई पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का अच्छी अक्षांश कितना है, अक्षांशीय स्थिति मुख्य भूमि की कितनी है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, इसको अभी हम मैप में समझ लेंगे। और देशांतर की अगर स्थिति पूछते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 95। अगर कुल भूमि का पूछते हैं यानी कि कुल भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 5 या 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। इसको अभी मैप से देखते हैं। जैसे इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, अगर हम भारत का इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, ये भारत का सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिण नहीं है, मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। ये कितने पे है 8 डिग्री 4 मिनट पे। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से, और ऊपर वाला हिस्सा इस वाले में ये कितने में आ रहा है, ये वाला हिस्सा ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 4 से 37 तक ये है। और अगर हम इसमें देशांतरी विस्तार देखते हैं, देशांतरी विस्तार तो कितना है हमारा देशांतरी विस्तार, गुजरात के ये वाले से 68 से लेके ये वाला हिस्सा, और इधर ये हम इसमें देखते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से देखिए 96 98 यानी कि कितना है उसमें 98 के आसपास है ये वाला हिस्सा। लेकिन ये इसको हम दूसरे मैप से भी देख सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेते हैं तो वहाँ पर 8 डिग्री, ये लिखा है 6 डिग्री 45 मिनट, ये जो हिस्सा है 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट से 8 कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और कितना है 68 से, देशांतर इसका कितना है 68 से 97-25, यानी कि इतना। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर इसमें अंडमान निकोबार को भी अगर जोड़ लिया जाता है तो भारत का बाकी का सब सेम रहता है। भारत का यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट। अगला क्या है इसमें कि और भारत का ये भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी भूमि है वो कितना है, तो वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। अगर टोटल भूमि का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। विश्व में भारत 7वें स्थान पर आता है। पहले नंबर पे हमारा ये रूस,
ये रसिया लिखा है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पर चाइना, ये जो येलो कलर में है ये तीसरे पे चाइना है, फिर चौथे नंबर पे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पर इंडिया है। अगर हम इसको कैसे याद रखेंगे तो हम इस तरीके से ऐसे जिग जैग करके हम जो है डिजाइन बना के ऐसे ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, इसको सही तरीके से अगर याद रखा जाए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे लिखते हैं आर, यहाँ कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ इंडिया। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में वो कौन कितने स्थान पर है? वो 7वें स्थान पर इसका स्थान है। अगला देखते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। इसको समझते हैं। मुख्य भूमि से मतलब यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है यहाँ से लेके और ये नीचे तक, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ तक, ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसी में जो है हम तटीय सीमा को, तट वाले कौन सा हिस्सा है? तट यानी कि जो हम कोस्टल एरिया है, ये वाला जो हिस्सा है, हम अगर इसको भी अगर शामिल कर लेते हैं, ये कितना है? 6,100 किलोमीटर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर इसमें अभी भी द्वीप बचे हैं, द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार का हिस्सा और लक्षद्वीप का हिस्सा, अगर हम इन सभी को जोड़ के देखा जाता है तो यहाँ की भारत की मुख्य भूमि कितनी है? 15,000। तो 15,000 यहाँ से लेके ये पूरा इस तरीके से हम जोड़ते हैं, ये पूरा हिस्सा, ये इस तरीके से हम पूरा हिस्सा को जोड़ेंगे, और साथ में ही जो कोस्टल एरिया वाला, यानी कि कितनी कोस्टल एरिया में कितनी भूमि है, अगर हम इसमें अंडमान निकोबार यानी कि जो भारत के द्वीप हैं, चाहे वो लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार द्वीप हो, इन दोनों को जोड़ के भारत की टोटल जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, इसमें वही जोड़ के मुख्य भूमि की तटीय सीमा इसमें 6,100 किलोमीटर जोड़ के द्वीपों सहित कितनी हो जाती है? 7,515। अगर 7,515 और 15,200 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 22,716 किलोमीटर इसकी मुख्य भूमि है, टोटल भूमि है। मुख्य भूमि अगर पूछता है तो भारत में मुख्य भूमि कितनी है? 15,200, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो टोटल लंबाई है वो 15,200 है। ऐसी में हम जो है तटों को भी जोड़ लेते हैं, तट की जो ये वाले जो तट हैं भारत के, अगर हम इनको भी जोड़ लेते हैं तो वो कितने हैं? 6,100 किलोमीटर। और इसमें अगर हम द्वीपों को यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी भी लंबाइयों को जोड़ लिया जाए तो ये कितने हो जाते हैं? टोटल 6,000, और ये वाले कुछ द्वीपों की लंबाई और इनके द्वीपों की लंबाई को जोड़ के 7,515। तो 7,515 और प्लस 15,200, 15,200 कौन सी? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और ये इधर के ये सब जोड़ के, तो टोटल भारत की जो लंबाई, भारत की कुल सीमा जो है वो कितनी है? 22,716.5 किलोमीटर होती है। अब भारत के हम उत्तरी दक्षिणी विस्तार का बात करते हैं। भारत के नक्शा को अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे अगर हम भारत के नक्शे को बना लें तो उत्तर से लेके दक्षिण और पश्चिम से लेके पूरब, इसकी कितनी जो है विस्तार है? तो भारत का नॉर्थ से साउथ तक जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है, जो कि कहाँ से है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी दक्षिण तक है। देखिए इसमें भी 2 पॉइंट हैं, अभी भी दक्षिण है, यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, ये मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है केवल कन्याकुमारी, लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है। और भारत का पूरब से लेके पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933, यानी कि 2,933 किलोमीटर कहाँ से है? गुजरात से लेके पूरब तक, अरुणाचल प्रदेश तक। इसको ऐसे देखते हैं, यानी कि 37, इसको जो भारत का यहाँ से लेके नीचे तक, ये यहाँ तक कितनी है? 3233, यानी कि 2,233 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब तक इसकी लंबाई है 2933, यानी कि 2,933 किलोमीटर।
भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब तक जो है 2933 किलोमीटर तक है। अगला क्या है, भारत में 4 कुछ पॉइंट हैं जिसको उत्तर का पॉइंट, दक्षिण पॉइंट, पश्चिम पॉइंट और पूरब पॉइंट, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो सबसे उत्तर का पॉइंट है जो कि इंदिरा कॉल है, किस नाम से जाना जाता है? उत्तर का पॉइंट इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। दूसरा जो दक्षिण का कन्याकुमारी, दक्षिण का कहाँ है? कन्याकुमारी, किस में है? केवल मुख्य भूमि में। अगर वही जो दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस पॉइंट पर? 6 डिग्री 45 मिनट, यानी कि किस अक्षांश पे? 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पे कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि का, वो है कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। यही जो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में जब सुनामी आई थी हिंद महासागर में, तो ये वाला जो पॉइंट है अब वो पूरी तरीके से डूब चुका है। इंदिरा पॉइंट अब डूब चुका है। इसके पूरब में है किबिथु। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका पूर्वी पॉइंट कौन सा है? किबिथु। और पश्चिमी पॉइंट गौहर माथा कहाँ पर है? गुजरात में। इसको हम इस मैप से देख सकते हैं। इसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? ये इंदिरा कॉइल। इंदिरा कॉल कहाँ पे है? इंदिरा कॉल यहाँ पे है। और इंदिरा पॉइंट किधर है? इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणतम बिंदु में है इंदिरा पॉइंट, यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट पर। अगर कोई कन्याकुमारी, भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है ये। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? वो इंदिरा कॉल यहाँ पर है, 37 डिग्री लद्दाख में। अगर भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है? किबिथु। किबिथु कहाँ है? यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, इधर। और भारत का सबसे पश्चिमी गौहर माथा कहाँ पर है? वो इधर, जो कि गुजरात में स्थित है। अब देखते हैं भारत में, ये देखिए पॉइंट को और हम अच्छे से देख सकते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट यहाँ पर इंदिरा कॉल, दक्षिण बिंदु यहाँ पर कन्याकुमारी, और यहाँ पर पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु के नाम से, और गुजरात में है गौहर माता के नाम से, इधर ये पॉइंट में। अब भारत के, ये तो हुआ भारत का भौगोलिक विस्तार। इसको हम थोड़ा, अब भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जिसके बारे में, जैसे भारत के कुछ पड़ोसी देश बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और इसमें श्रीलंका है। श्रीलंका भारत से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, वो जल संधि के माध्यम से, भारत में पाक जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत के जो मुख्य भूमि से संबंधित सबसे लगे हुए जो देश हैं, उनमें बांग्लादेश है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। जिसमें अधिकतर क्या पूछा जाता है कि किसकी सबसे लंबाई, सबसे ज़्यादा किसकी लंबाई है? तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा भारत में सीमा लगती है। और सबसे कम किसकी सीमा लगती है? तो वो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर है, और बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर लंबाई जो है भारत के साथ लगती है। वहीं भारत के कुछ राज्य जो है इन देशों से लगते हैं। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको हम अभी दूसरे मैप में देखेंगे कि कैसे कैसे ये लगते हैं। चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। देखिए, जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी नहीं था तब जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पे लिखा जाता था। जब से लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बना दिया है तब से इसको यहाँ लद्दाख लिखने लगे हैं। नेपाल के साथ में 5 स्टेट लगते हैं भारत के, पाकिस्तान के साथ भी 5 लगते हैं, चीन के साथ भी 5 लगते हैं, और बांग्लादेश के साथ भी 5 लगते हैं। म्यांमार के साथ 4, भूटान के साथ 4, और सबसे कम किसके साथ लगते हैं? अफगानिस्तान के साथ मात्र 1 भारत का जो है यूनियन टेरिटरी किससे लगता है? अफगानिस्तान से। सबसे कम लंबाई किसकी? अफगानिस्तान की। और सबसे अधिक किसकी है? बांग्लादेश की। और ये बाकी के नेपाल किससे लगता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार किन राज्यों से लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और अफगानिस्तान किसके साथ लगता है? लद्दाख के साथ। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला इस मैप में देखते हैं, ये हम पहले देख लेते हैं कि अफगानिस्तान किन किन राज्यों से, अफगान मात्र एक राज्य से लगता है, वो भी किससे लगता है? ये वाला जो सीमा है अफगानिस्तान का, ये जो सीमा है वो केवल लद्दाख के साथ लगता है, एक राज्य। इसकी 106 किलोमीटर तक जो है इसकी लंबाई है।
106 किलोमीटर। सबसे कम राज्य कौन, सबसे कम लंबाई वाला देश जो कि भारत के एक राज्य से लगता है वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर तक। दूसरा पाकिस्तान, भारत के कितने राज्यों से लगता है पाकिस्तान? भारत के 5 राज्यों से पाकिस्तान लगता है, जिसमें पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो कितने राज्यों से लगा है? और ये इधर ऊपर लद्दाख, लद्दाख राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये कितनों से लग गया? 5 से। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और ये उधर गुजरात, ये 5 राज्यों से लगता है पाकिस्तान। और जो चाइना है, नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये चाइना जो है वो कितने राज्यों से लगती है? वो भी 5 राज्यों से लगता है। लद्दाख से लगता है, ये उत्तराखंड से लगता है, नहीं हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड से लगता है, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश से लगता है। तो भारत, और ये इधर ये सिक्किम, छोटा सा राज्य है इधर सिक्किम। तो 1 2 3 4 5। तो चाइना कितने राज्यों से लगता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इसको हम एक नंबर दे देते हैं। ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों से लगता है। बहुत सारे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है क्या चाइना जो है उत्तर प्रदेश से लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है, ना ही ये बिहार से लगता है। अगला जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो है भूटान। भूटान देखिए कितने राज्यों से लगता है? भूटान 4 राज्यों से लगता है। कितने राज्यों से? एक तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, ये दूसरा सिक्किम के साथ लगता है, ये तीसरा असम के साथ लगता है, और ये इधर पश्चिम बंगाल, ये जो हिस्सा है ये पूरा पश्चिम बंगाल का है। तो ये पश्चिम बंगाल से भी भूटान लगता है, 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। मेघालय से नहीं लगता है, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों से लगता है। म्यांमार जो ये वाला राज्य है, सबसे इधर का जो पूर्वी देश है, वो कितने राज्यों से लगता है म्यांमार? इसमें अरुणाचल प्रदेश, 1 मिनट, ये इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये 4 राज्यों से ये लगता है। अगला है नेपाल। नेपाल कितने राज्यों से? इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और इधर ये पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से जो है नेपाल लगता है। बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों के साथ। और 1 2 3 4 5, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, भारत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा और मानक समय रेखा। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको याद करने का एक तरीका है, मित्र पर गमछा झार, में से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो 8 राज्य हैं मित्र पर गमछा झार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर जो है भारत के अंतर्गत, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरी भारत से जो रेखा गुजरती है वो है भारतीय मानक समय रेखा। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जिसका समय 82 डिग्री 30 मिनट से लेके, और भारत को 82 डिग्री 30 मिनट के आधार के मानक समय से विभाजित किया जाता है भारत के समय को, जो कि पश्चिम से 5
घंटे 30 मिनट आगे माना जाता है, 5 घंटे 30 मिनट। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम मैप में देख सकते हैं। पहला है गुजरात, गुजरात के यहाँ से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्यों से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और देखिए इसमें लिखा है इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू 8 स्टेट। कितने स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट से। नियरेस्ट सिटी ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उदयपुर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है सबसे पास की जो सिटी है वो कौन सी है? उदयपुर। उदयपुर जो है त्रिपुरा की सबसे पास की सिटी है। दूसरा माही रिवर, माही रिवर जो है गुजरात वो राजस्थान के अंतर्गत यहाँ से पास होके जाती है माही रिवर, और इस तरीके से जो है ऐसे पास होती है। तो यह माही रिवर जो है वो 2 बार कर्क रेखा को काटती है, एक तो यहाँ पे काटती है, दूसरा यहाँ काटती है। तो एकमात्र ऐसी रिवर जो कर्क रेखा को, भारत की एकमात्र ऐसी रिवर जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। दूसरा है जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट से लेके भारत को 5 राज्यों से होकर जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला है ये आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का भौतिक विभाजन, अभी तक हमने भारत का जो है सामान्य विभाजन देखा था, राजनीतिक विभाजन भी उसी में हमने शामिल किया कि कितने राज्य इसमें शामिल हैं, कितने इसमें यूनियन टेरिटरी हैं, कहाँ से किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है, और उसका दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु, पश्चिम और पूर्व बिंदु भी देखा, और कर्क रेखा और बाकी की जो मानक समय रेखा है उन सभी को देखा। अब हम भारत के भौतिक विभाजन को देखेंगे। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत भारत को 4 भागों में विभाजित किया है। भारत के भौतिक विभाजन के स्वरूप में भारत को निम्नलिखित 4 भागों में, इसमें 4 नहीं लिखा है, 4 भागों में जो है विभाजित किया गया। वो 4 भाग क्या हैं? भारत का पहला जो विभाजन है वो पर्वतीय क्षेत्र, पहला विभाजन है पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन एरिया। दूसरा है मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र। और तीसरा है पठारी क्षेत्र। और चौथा है द्वीपीय, द्वीप। भारत के जितने भी आइलैंड हैं हमने इनको 4 हिस्सों में विभाजित किया है, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने भारत को 3 भाग, यानी कि जो हिमालय का क्षेत्र है, भारत में 3 प्रकार के हिमालय हैं। यानी कि सबसे बड़ा हिमालय उसको हम महान हिमालय, इससे ऊपर का भी एक हिमालय है उसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय के निर्माण से भी पहले का ये हिमालय है, इसको हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। दूसरा स्थान है भारत का, जो दूसरा विभाजन है वो भारतीय मैदान। भारतीय मैदान के अंतर्गत उत्तर गंगा मैदान, गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और साथ में ही जो है तटीय मैदान। ये इधर के जो तट के मैदान हैं वो गुजरात से लेकर केरल तक, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जो तट के वाले जो मैदान हैं इनको, और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है इसको शामिल किया जाता है। उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और तट के अंतर्गत पूर्वी तट, वो पश्चिमी तट और पूर्वी तट, दोनों तटों के जो गंगे मैदान हैं उनको शामिल किया जाता है। देखिए इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा बना उपजाऊ मैदान को शामिल किया गया है, और पश्चिमी तट और पूर्वी तट को शामिल किया गया। तीसरा जो विभाजन किया गया है वो पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो कि यहाँ से सतपुड़ा नदी, यहाँ से सतपुड़ा पठार जो कि नर्मदा और ताप्ती से विभाजित होता है, ऊपर की उत्तर यहाँ विंध्याचल पर्वत जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर देता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। यहाँ से रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली के अंतर्गत नीचे से ताप्ती नदी, फिर सतपुड़ा रेंज, फिर नर्मदा नदी और फिर विंध्याचल रेंज। तो ये भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, विंध्याचल रेंज जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से
जाना जाता है, जो कि अधिक खनिज संपदा से निर्मित है। इसमें बहुत सारी चट्टानें हैं, खनिज संपदाओं से भंडार है और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इसे विभाजित करती हैं। चौथा हमारा जो विभाजन है वो द्वीपीय समूह। द्वीपीय समूह कौन सा? जो कि भारत में दो द्वीप हैं, भारत के अंतर्गत दो महान द्वीप हैं। एक तो ये जो अंडमान निकोबार का हिस्सा ये वाला, और ये लक्षद्वीप, ये जो है ये लक्षद्वीप, ये इधर का लक्षद्वीप। इसको हम अलग से जब द्वीप पढ़ेंगे तो उसमें जो है अच्छे से इसको पूरा कवर करेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। तो भारत के अंतर्गत भौतिक विभाजन 4 हिस्सों में किया गया है। पहला क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भारतीय मैदान, तीसरा हिस्सा है पठारी क्षेत्र और चौथा हिस्सा है द्वीपीय क्षेत्र। चौथा कौन सा है? द्वीपीय समूह। यानी कि 4 भागों में भौतिक विभाजन भारत का किया गया है। इसमें देख सकते हैं ऊपर का पश्चिम हिमालय, यानी कि पहला कौन सा क्षेत्र है? हिमालय क्षेत्र। हिमालय यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय, जिसमें इसके ऊपर के इससे ऊपर के हिस्से को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। वो जब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो है ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, वो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का पहला विभाजन हिमालय यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विभाजन गंगा सिंधु का मैदान, ये वाला जो गंगा सिंधु का मैदान है ये वाला, और ये तटीय मैदान, इधर के ये तटीय मैदान और ये वाला तटीय मैदान को शामिल किया गया दूसरे विभाजन के अंतर्गत। तीसरा विभाजन हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार, इसको जो है तीसरे विभाजन में शामिल किया है, जो कि यहाँ से जो है विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा और सतपुड़ा पहाड़ियों से विभाजित किया गया है। ऊपर को उत्तरी भारत और नीचे को दक्षिणी भारत के नाम से विभाजित किया गया है। तीसरा जो हमारा विभाजन था वो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित जो है लक्षद्वीप समूह को जो है भारत का चौथा विभाजन के रूप में विभाजित किया गया है। इसमें अंडमान निकोबार को देखते हैं। पहला द्वीप हमारा जो है अंडमान निकोबार, ये ऊपर के हिस्से को तो हम अंडमान कहते हैं। इसमें 2 हिस्से हैं, इसको हम मिनिमाइज करके देखते हैं। ऊपर वाले हिस्से को जो है हम अंडमान कहते हैं, इस वाले हिस्से को अंडमान कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम निकोबार कहते हैं। जो कि अंडमान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नॉर्थ अंडमान यानी कि ऊपर वाला उत्तरी अंडमान, बीच वाला मिडिल अंडमान और ये वाला जो अंडमान है ये छोटा सा अंडमान, इसको लिटिल अंडमान। 3 हिस्से में का किया गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान। यानी कि उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, ऊपर वाले हिस्से को इसको बोलेंगे मिडिल अंडमान और इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। और जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है इसको हम, नीचे वाले हिस्से को कार निकोबार, इसको हम बोलते हैं कार निकोबार और इसको ग्रेट निकोबार। इसके ऊपर वाले हिस्से को लिटिल निकोबार और ये कुछ निकोबार के छोटे छोटे द्वीप हैं। इन्हीं सभी को मिला के हम जो है पूरा अंडमान निकोबार नाम देते हैं। इन्हीं में से जो है इनके बीच में ये 10 डिग्री चैनल, इसको भी समझ लेते हैं साथ में। ये 10 डिग्री चैनल, डेक्कन पास और ये 8 डिग्री चैनल, ये सब क्या है? देखिए जो 10 डिग्री चैनल है, ये जो ग्रेट चैनल लिखा है, ये नीचे की तरफ जो ग्रेट चैनल है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? ये है सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट का ये वाला हिस्सा और यहीं से जो है नीचे दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का हिस्सा लगता है। तो इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया प्लस इंदिरा पॉइंट या ग्रेट, या हम इसको जो है ग्रेट चैनल किससे विभाजित है? 10 डिग्री चैनल से। किससे विभाजित है ये? 10 डिग्री चैनल से कौन कौन विभाजित हुआ है? यानी कि इस 10 डिग्री चैनल से, ग्रेट चैनल से, इसके नीचे का हिस्सा यानी कि जो इंडोनेशिया का हिस्सा है और ऊपर का
इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया किससे विभाजित है? 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल से इंडिया का इंदिरा पॉइंट या ग्रेट चैनल और नीचे का इंडोनेशिया ये विभाजित है। ऊपर के 8 डिग्री जो चैनल है वो 8 डिग्री जो चैनल है वो किससे विभाजित है? 8 डिग्री चैनल को हम जो है मालदीव और मिनिकॉय, वो हम जब अभी दूसरे वाले जो द्वीप की बात करेंगे मालदीव और मिनिकॉय की, उसमें जो है मालदीव और मिनिकॉय की जब हम बात करेंगे उसमें जो है शामिल करेंगे 8 डिग्री चैनल को, और 9 डिग्री चैनल को भी जो है आगे ऐसे ही बताया जाएगा। ऐसे देख लीजिए ये लक्षद्वीप, ये जो है ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। इधर का इसको जो अरब सागर में स्थित है उसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। और भारत की सामुद्रिक सीमा के बारे में बात करते हैं। भारत की सामुद्रिक सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत की तीन भाग, भारत ही नहीं बाकी के और भी देशों की है, उनकी सीमाओं को भी जो है ऐसे ही विभाजित किया जाता है। भारत जैसे मान लीजिए ये भारत का हिस्सा है, भारत के पास में इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत, इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत और इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये 3 हिस्सों में जो है भारत की सीमाओं को विभाजित किया जाता है, सामुद्रिक सीमा को। जो कि भारत के जैसे भारत है या इसके नज़दीक का ये वाला जो चैनल है, यानी कि यहाँ के पास का जितना भी पानी है इस वाले के पानी को, इसको 12 नॉटिकल, कितने नॉटिकल में विभाजित किया गया है? 12 नॉटिकल। इसके अंतर्गत जितना भी भारत पानी है वो भारत या एक समुद्र है, इस वाले हिस्से के अंतर्गत भारत जो है इसमें शोध कर सकता है, उसमें सभी कुछ कर सकता है इस वाले हिस्से में। उससे थोड़ा आगे की तरफ देखेंगे तो ये 24 नॉटिकल ये वाला जो हिस्सा है इसके अंतर्गत कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही कुछ भारत जो है कुछ चीज़ों को अपने टेरिटरी में कर सकता है। इससे आगे की तरफ जब जाएंगे तो 200 नॉटिकल इस वाले क्षेत्र में केवल अनुसंधान या कुछ ऐसे टैक्स टाइप के ही जो है काम कर सकता है। इससे अतिरिक्त जो है, इससे आगे की तरफ जब जाते हैं वो हाई सी है जिस पर सभी देशों का बराबर हिस्सा होता है। तो हम देख लेते हैं 12 नॉटिकल के अंतर्गत भारत के तट से 12 समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर भारत के तट से, तट का मतलब क्या है? तट से मतलब ये जो तट है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से अगर एक हम लाइन खींच दिया जाए और इस वाले हिस्से से 12 किलोमीटर के अंतर्गत यानी कि 22 किलोमीटर, 12 नॉटिकल 22 किलोमीटर के अंतर्गत स्थलीय सीमा होगी। और इसी स्थलीय सीमा के अंतर्गत भारत के प्रभुत्व पूरा है, यहाँ तक पूरा प्रभुत्व उस पर है, जिसके अंतर्गत भारत क्या क्या कर सकता है? मछली पकड़ सकता है, समुद्री परिवहन कर सकता है और प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम या ऑयल या किसी प्रकार का कोई खनिज पदार्थ का पूर्ण रूप से दोहन कर सकता है 12 नॉटिकल यानी 22 किलोमीटर के अंतर्गत। दूसरा जो हिस्सा है कंटिजियस जोन में 12 समुद्री मील से आगे 24 समुद्री मील, यानी अगर ये वाला हिस्सा है ये तो 12 है, 12 से थोड़ा और 24 समुद्री मील के अंतर्गत जो है भारत में क्या 44 किलोमीटर क्या कर सकता है? सीमा शुल्क ले सकता है, उस पर जो है कस्टम ड्यूटी भी लगा सकता है। अप्रवासन यानी कि दूसरे देशों को अपने देश में जो है प्रवासन भी कर सकता है और यहाँ से जो है स्वास्थ्य पर्यावरण से जुड़े कानून लागू करने का भारत को अधिकार है। तीसरा जो जोन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि ईईजेड क्या होता है? भारत का वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत ये वाला जो सब 200 नॉटिकल, इससे अगर हम देखते हैं ये 200 नॉटिकल हो गया, जिसके अंतर्गत भारत क्या कर सकता है? अनुसंधान कर सकता है और बाकी की और कोई चीज़ें नहीं कर सकता, सिर्फ अनुसंधान और कुछ चीज़ों पर जिसमें सीमाएं हैं उसके अंतर्गत कुछ चीज़ों को और कर सकता है। जैसे देख सकते हैं इसमें क्या कर सकता है? प्राकृतिक तेल, गैस, खनिज, अन्य समुद्री संसाधनों का उपयोग कर सकता है। हालांकि यह अन्य देश के क्षेत्र से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें अनुसंधान भी कर सकता है। ये कितना होता है? लगभग 370 किलोमीटर यह क्षेत्र होता है। यह विभाजन समुद्र के संसाधनों का कुशल प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। ये देख लीजिए, ये जो भारत, ये किसी भी देश का जैसे लैंड पार्ट है, इसको हम जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, एक स्लोप से अंतर्गत कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला जो हिस्सा है ये 12 नॉटिकल मील्स 200 नॉटिकल मील्स में आता है। ये वाला जो हिस्सा है 12 नॉटिकल मील्स में, ये हाई सी है।
हाई सी के अंतर्गत सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। यानी इतने क्षेत्र तक, यानी कि इतने क्षेत्र तक जो है भारत या कोई अन्य देश भी इस क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान, प्राकृतिक तेल या अन्य प्रकार के खनिजों का दोहन कर सकता है, कस्टम लगा सकता है, अप्रवासन कर सकता है और अन्य प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर सकता है। ऐसे इसको देख सकते हैं, ये वाला अगर स्थल है, इसको स्थल के और ये इसको बोलते हैं इनलैंड वाटर। अगर यहाँ से हम एक लाइन खींच दिया जाए, इसके अंतर्गत जो ये वाला पानी है इसको इनलैंड वाटर बोलते हैं। यहाँ से इस वाली लाइन को जब खींचा जाता है, इसको थोड़ा और सही से समझ लेते हैं। जो कटा फटा है, ये जो कटा फटा क्षेत्र है, इसको मिलाने के लिए एक लाइन को खींचा जाता है और इस लाइन से ही जो है तट की सीमा को मापा जाता है, इस वाली लाइन से, ना कि इसके पीछे वाले स्थल। इस वाले पिछले वाले स्थल को तो जो है एक लाइन के माध्यम से समान किया जाता है। यहाँ से जो है 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील को नापा जाता है। इसको हम बेस लाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें लिखा है आधार रेखा, यही आधार रेखा जो है बाकी के और क्षेत्र को नापने के लिए, या यहीं से जो है हम किसी भी क्षेत्र को मेज़र किया जाता है। इसके अंदर का जो पानी होता है उसको हम इनलैंड वाटर, आंतरिक जल में जो है शामिल कर लेते हैं। अब भारत विश्व परिप्रेक्ष्य में क्या स्थान रखता है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, जो कि बताया। पहले नंबर पे रूस, पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे यूएसए है और पाँचवें पर ब्राज़ील है, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर इंडिया है। तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। विश्व में पूरे क्षेत्रफल का 2.4% ही जो है भारत में, विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही हिस्सा रखता है। और जनसंख्या में भारत अभी 2024 के आंकड़ा के अनुसार पहले नंबर पर है, जिसमें भारत में 125, अगर 2011 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 125 अरब जनसंख्या भारत में अभी है। अब 2024 का भी आंकड़ा आया नहीं है, जब भी जनसंख्या होगी तो उसमें जो है 2024 का आंकड़ा भी शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है, जो कि चाइना को पीछे कर चुका है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग भारत में 17.76% ही लोग रहते हैं। कितने ज़मीन पर? 2.4%। कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का विश्व में? 2.4। लेकिन विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना है? 17.76%। प्रदूषण में भारत तीसरे पे स्थान पर है। वैश्विक CO2 उत्सर्जन में भारत का योगदान लगभग 7% है। वन क्षेत्र में 10वां स्थान है। भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 21.71% 2023 के अनुसार है। अर्थव्यवस्था में अभी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व की GDP में भारत का योगदान लगभग 3.7% है। जैव विविधता संरक्षण, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पहला है हिमालय क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। सुंडालैंड यानी कि जो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है उसमें उसको एक सम्मिलित करके सुंडालैंड बनाया गया है। हिमालय और हिमालय क्षेत्र को, जिसमें पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा, यानी कि जो पश्चिमी पूर्वी हिमालय और बर्मा को मिला के जो है इंडो बर्मा, यानी कि भारत के अंतर्गत 4 विविधता हॉटस्पॉट हैं। हरित ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है। भारत में 22 भाषाएं आधिकारिक तौर पर बोली जाती हैं और 1600 अधिक बोलियां हैं। कृषि उत्पादकता, दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो है चावल और गेहूं के उत्पादक में दूसरे स्थान पर है। दूध उत्पादक में भारत पहले स्थान पर है, वो भी गाय के दूध के उत्पादन में भारत सबसे अधिक जो है पहले नंबर पर। IT सेक्टर में भी जो है भारत विश्व का सबसे बड़े IT सेवा निर्यातक है, जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा USA में जो है IT सेक्टर में जो है लोग, भारत के लोग लगे हुए हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सैन्य शक्ति, विश्व में चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। संस्कृति और धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं। और वैश्विक योगदान क्या है भारत का? अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन जैसे प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र, 60% टीका भारत में बनाए जाते हैं। सॉफ्ट पावर, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय भोजन ने वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बनाई है।
एक सरसरी तौर पर इसको आप पढ़ सकते हैं कि भारत में 22 अनुसूचित भाषा हैं, हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा हैं। कुल जनसंख्या 1.4 बिलियन, विश्व में दूसरा स्थान इस पर लिखा है, लेकिन 2024 के अनुसार भारत में अब जो है पहले स्थान पर पहुंच चुका है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य भी धर्म है। राजनीतिक राजधानी भारत की नई दिल्ली है। राज्य और केंद्र शासित प्रसिद्ध 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सरकार का स्वरूप कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्राकृतिक विशेषताएं, भारत को जो है भौगोलिक विभाजन में विभाजित किया है, जिसमें हिमालय पर्वत है, मैदान है, पठार हैं, तटीय क्षेत्र हैं और द्वीप समूह हैं। ये कुछ नदियां हैं और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप भारत में। संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सभी में जो है भारत की जो है पहचान है। भारत विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म, कला और परंपराएं पाई जाती हैं। भारत अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यह एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र है और आधुनिक विश्व में एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज केवल इतना ही, भारत की सामान्य परिचय से संबंधित केवल आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए और जल्द ही किसी नए वीडियो पर भारत के दूसरे किसी टॉपिक पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। ये आपको कैसा लगा इसको लेके कमेंट करिए और चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।